पार्ट अब हम देखेंगे पार्ट 2 ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ आवर चैप्टर फर्स्ट। हमने पिछले चैप्टर के पहले पार्ट में हमने देखा था कि इस बुक कीपिंग का मतलब क्या है, उसकी हिस्ट्री और अकाउंटेंसी की इतिहास क्या था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने देखे, जिनमें से कुछ ऑथर्स के बारे में हमने जिनके डेफिनेशन जाने। हमने देखा बुक कीपिंग के फीचर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे बुक कीपिंग का और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद हमने देखा ये यूटिलिटी मतलब यानी किसको किसको यूज़ होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 ऑफ दिस सेम चैप्टर 1 जो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसमें आगे बढ़ते हैं और उसमें पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। हमें ये जानना होगा कि बुक कीपिंग अलग है और अकाउंटेंसी अलग है। और मैं आपको बता दूँ, ये एग्ज़ाम के दौर से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आपको हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का डिफरेंस क्या है। तो इसे आप समझ लीजिए और आप चाहे तो उसे बाद में अपने टेक्स्ट बुक से रीड कर सकते हैं। आप एक बार समझ लोगे तो आपको याद रखना बहुत आसान होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, जो कि है मीनिंग। बुक कीपिंग क्या मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। वही अगर हम अकाउंटेंसी की तरफ देखें तो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा। यानी क्या, बुक कीपिंग का काम सिर्फ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग तक ही सीमित है, लेकिन अकाउंटेंसी उससे और आगे बढ़ता है, जो कि रिकॉर्डेड बुक्स को क्लासीफाई करता है, समराइज करता है, एनालाइज करके उसे हम इंटरप्रिटेबल बना देते हैं। आपको ये आगे और समझ में आएगा। सेकेंड पॉइंट है स्टेज यानी क्या कि कौन पहले आता है कौन बाद में। तो बुक कीपिंग नेचुरली पहले आता है। इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटेंसी। बेस्ड ऑन दिस अकाउंटिंग किया जाता है आगे। सो दिस इज़ अ प्राइमरी एंड इम्पॉर्टेंट फेज। सेकेंडरी स्टेज है अकाउंटेंसी इज़ अ सेकेंडरी स्टेज फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि है ऑब्जेक्टिव। बुक कीपिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक मैनर। यानी बुक कीपिंग का पहला उद्देश्य ये होता है कि वो सारे ट्रांजैक्शन प्रॉपरली उसे रिकॉर्ड कर ले इन अ सिस्टमेटिक मैनर। और अकाउंटेंसी क्या करता है? उससे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है और उसे कंपेरेबल बनाता है और कम्युनिकेशन के लिए आसान बनाता है। आगे का पॉइंट है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए जनरली जूनियर स्टाफ को ट्रेन किया जाता है और वो उन्हें सिखाया जाता है कि अकाउंटेंसी कैसे रखी जाती है। और आगे जाके जब वो ट्रेन हो जाते हैं तो वो सीनियर स्टाफ में आगे बढ़ जाते हैं, तो वो अकाउंटेंसी भी करने लग जाते हैं। और ये सीनियर स्टाफ का काम है, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। आउटकम इज अ नेक्स्ट पॉइंट। बेसिकली रिजल्ट ऑफ जर्नल एंड लेजर, मतलब यानी इसमें हम जर्नल एंट्रीज और लेजर एंट्रीज, जो हमारा आगे का टॉपिक है, मैं आपको बताते जाऊंगा आगे भी। इसमें हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज करते हैं और उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। ये बुक कीपिंग का पार्ट है। लेकिन जब हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, वो पार्ट होता है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी में इसी जर्नल और लेजर के बेस पे ही आगे का काम बढ़ता है। तो उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि बुक कीपिंग मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है पीरियड। इसमें नॉर्मली हम डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। जो भी रोज़ का लेन देन है या जितने भी सप्लाईज़ है या जितने भी आपका परचेज़ है, वो सब एक जितने दिन डे बाय डे हम इसे कैलकुलेट करते जाते हैं और लिखते जाते हैं। लेकिन अकाउंटेंसी में हम इस पूरे जो भी रिकॉर्डिंग की है हमने बुक कीपिंग का, उसका एक समराइज़ निकालते हैं और एट द ईयर एंड उसका एक बुक्स बनाते हैं। आगे का पॉइंट है एनालिसिस। हमें जैसे बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्ड्स लिखते जाने हैं, इसमें हमें एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सो देर इज़ नो एनालिसिस रिक्वायर्ड इन बुक कीपिंग। बट अकाउंटेंसी करते समय वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। अकाउंटेंट यूज़ बुक कीपिंग, जो हम बुक कीपिंग लिखते हैं उसके इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसके ऊपर से वह डेटा कंपाइल करके एक रिपोर्ट बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। डे टू डे ट्रांजेक्शन से हमें डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। इसलिए मैनेजमेंट कैनॉट टेक एनी डिसीजन ऑन बुक कीपिंग
सिर्फ डे टू डे ट्रांजेक्शन के बेस पे, बुक कीपिंग के बेसिस पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन अकाउंटेंसी जो कि एनालाइज करके रिपोर्ट बनाती है, उसके ऊपर से हम क्रूशियल डिसीजन ले सकते हैं। मैनेजमेंट कैन टेक क्रूशियल डिसीजन बेस्ड ऑन दिस कि क्या करना है आगे, कैसे करना है आगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्किल रिक्वायर्ड। एनालिटिकल स्किल नॉट रिक्वायर्ड। इसमें सिर्फ आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते जाना है, तो इसमें एनालिटिकल स्किल आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अकाउंटेंसी में हमें रिपोर्ट बनाना है जो कि आपके बुक कीपिंग से बनाते हैं हम, उसके लिए हमें एनालिसिस करना ज़रूरी है, इसलिए हमें एनालिटिकल स्किल रिक्वायर्ड है। दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी थोड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जानने के बाद आप समझ लीजिए कि ये एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक बार पढ़ना ज़रूर। अब देखते हैं हम आगे अकाउंटेंसी का अर्थ क्या है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी पे आने से पहले मैं कुछ डेफिनेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो रीड करना चाहूँगा। बाय कॉलर कहते हैं अकाउंटेंसी रिफर्स टू अ एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। कोलर कहते हैं अकाउंटेंसी रिफर्स टू अ एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। वैसे ही एक प्रोफेसर है रॉबर्ट एंटनी, इनके हिसाब से डेफिनेशन कुछ ऐसी है: नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ एन अकाउंटिंग सिस्टम। इट is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in a monetary terms information about the business transaction। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसे रीड ज़रूर कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं इसकी मीनिंग जानने के लिए। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। जैसे हमने डिफरेंस में भी देखा कि अकाउंटेंसी का पार्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड रिपोर्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। देयर आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से जाने जाते हैं। ओके, ये सब चीज़ें हम जब इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे तो और डिटेल में देख सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं, अब समझते हैं हम मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम क्या क्या है। वैसे तो 3 प्रकार के अकाउंटिंग सिस्टम है। उसमें से पहला है कैश बेसिस, दूसरा है एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस, और तीसरा है मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। चलिए देखते हैं कैश बेसिस क्या होता है। कैश बेसिस यानी क्या? जो भी ट्रांजैक्शन आप कैश बेसिस पे करते हो या आप हार्ड कैश देते हो, उसे हम कैश बेसिस ट्रांजैक्शन कहते हैं। यानी समझ लीजिए, अगर मनु भाई मार्केट में जाते हैं और 2 किलो शक्कर लेके आते हैं और 2 किलो शक्कर का पैसा साथ के साथ 50 रुपये दे देते हैं दुकानदार को, और वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये कैश बेसिस का ट्रांजैक्शन है। इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं है कि किसे दिया, कैसे दिया, क्या दिया। आपको पैसे मिल गए, आपका माल मिल गया, ट्रांजैक्शन ख़त्म। दूसरा होता है एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस। समझ लीजिए मनु भाई अपने पास के दुकान में गए जो आप उसके पहचान वाला है, और जब गए तो उन्होंने देखा कि अरे पॉकेट में तो पैसे लेके नहीं आए। तो उन्होंने क्या किया, दुकानदार को कहा कि भाई 2 किलो शक्कर तो दे दे, लेकिन पैसे मैं बाद में दूंगा। यानी क्या, उन्होंने पैसे नहीं दिए लेकिन माल ले लिया। अब दुकानदार को तो याद रखना है कि मनु भाई से 50 रुपये लेने हैं, तो वो अपने बुक में उसकी रिकॉर्डिंग कर लेगा। यानी ये ट्रांजैक्शन हुआ क्रेडिट बेसिस का। या हम इसे कह सकते हैं एक्रूअल बेसिस का, जिसका पैसा आया नहीं है लेकिन आने वाला है। आया समझ में दोस्तों? चलिए इसका एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक्रूअल बेसिस का कंसेप्ट आपको जब आप अपना बिजनेस बनाओगे या अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा ही आपको, लेकिन मैं और एक एग्जांपल दे देता हूँ। जनरली हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंडिंग हो जाता है, लेकिन हमारे कुछ बिल्स जो मार्च के बाद आते हैं, समझ लीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको मार्च के ख़त्म होने के बाद आता है, लेकिन आपने खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ तो आपने मार्च में ही कर लिया है, तो उसका खर्चा हमें मार्च में ही बुक करना चाहिए। तो ये खर्चे हम क्या करते हैं, एक्रूअल बेसिस पे बुक करते हैं, जो कि पैसा हमें बाद में देना है,
लेकिन उसका खर्चा इसी साल बुक करते हैं। इसे हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं या मर्केंटाइल ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, या आप सारा अकाउंटिंग इसी बेसिस पे करते हो जनरली, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी था। कैश बेसिस के अकाउंटिंग आपको जनरली प्रोफेशनल्स के बुक्स में भी दिखेंगे, यानी कोई लॉयर होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, वो नॉर्मली कैश बेसिस पे करते हैं। एक्रूअल बेसिस जो भी अदर बिजनेस हो, ट्रेडिंग का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, ये सारे लोग एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। थर्ड है मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। नाम ही सजेस्ट करता है ये कुछ तो भी मिक्सचर है एक्रूअल और मर्केंटाइल का। एज उसमें कुछ चीज़ें लोग कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं और कुछ चीज़ें मर्केंटाइल बेसिस यानी एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। लेकिन ये सिस्टम हमें फॉलो नहीं करना, क्योंकि इंडिया में इसे अनुमति नहीं है और इंडिया में इसे यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन कंसेप्ट के लिए आपको जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंसी यानी क्या, अकाउंटेंसी में क्या क्या होनी चीज़ें ज़रूरी है ताकि उसे उसका इम्पोर्टेंस मिल सके। तो बढ़ते हैं आगे। पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी क्या? रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग अबाउट अर्निंग पोटेंशियल ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंड फर्म। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अकाउंटेंसी में लिख रहे हो उस वो रिलायबल है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क देना चाहता हूँ दोस्तों। आपने बड़े बड़े कंपनियों के नाम सुने होंगे, उनके एनुअल रिपोर्ट हर साल आते हैं दोस्तों। वो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, साइट पे भी मिल जाएगा या उसकी हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो एक बार सिर्फ पढ़ें मतलब ये पूरा ना पढ़ें, सिर्फ उसे देख ले कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। इससे आपको एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है और हर कंपनी उसके ऊपर कितना इम्पोर्टेंस समझ के उसे लोगों तक पहुंचाती है। इससे आपको समझ में आएगा कि इसकी ज़रूरत क्यों है, और उसी में इंफॉर्मेशन दी जाती है हर साल की, तो वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अकाउंटेंसी में रिलायबिलिटी का बहुत महत्व है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि समझ लीजिए मन्नू भाई अपनी मर्सिडीज़ में कहीं घूमने चले गए। अब मर्सिडीज़ तो बड़ी गाड़ी है उनके पास, लेकिन घूमने जाने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें समझ में आया कि उन्हें भूख लग रही है, और वो भूख लगने के बाद वो रोड के साइड रुक गए और एक ठेले वाले से उन्होंने एक चाट का प्लेट लिया और खा लिया। चाट खाने के बाद उन्हें समझ में आया, अरे मैं तो वॉलेट लाया ही नहीं। अब उस ठेले वाले के लिए आप भले ही प्लांट एंड मशीन आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, लेकिन आप उसे पैसे नहीं दे पाओ तो आप रिलायबल हो क्या उसके लिए? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि रिलायबिलिटी क्या होती है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, रिलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। रिलेवेंस फेच रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ये क्यों ज़रूरी है? ये हमें डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और हमें ये जानना ज़रूरी है कि अकाउंटिंग में जो भी हम रिकॉर्ड लिख रहे हैं वो रिलेवेंट है या नहीं। रिलेवेंट यानी क्या, कि अगर आप बिज़नेस में कोई इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो तो वो इसी साल की इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो कि नहीं। समझ लीजिए आप 2021 का बुक्स लिख रहे हो और उसमें आप एक्सपेंडिचर लिखते हो 2019 की, तो वो रिलेवेंट नहीं होगा। इसलिए हमारा रिलेवेंट है या नहीं बिजनेस इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टाइमलीनेस भी होना चाहिए, डेडिकेटिव भी होना चाहिए और फीडबैक वैल्यू भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या, टाइमलीनेस यानी क्या, जिस साल का आप लिख रहे हो उसी साल में होना चाहिए, उसी साल के रिकॉर्ड्स के बारे में होना चाहिए। डेडिकेटिव यानी क्या, जिसके ऊपर आप कोई डिसीजन ले सकते हो, जिसको पढ़ के किसी को कुछ समझ आ सकता है वो। और फीडबैक यानी उसको पढ़ने के बाद उसका ओपिनियन वो फॉर्म कर सके, उसका मतलब होता है फीडबैक वैल्यू। हमें ये भी जानना होगा कि हमारे बुक्स में इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ना हो। जो भी इन्फॉर्मेशन हो उसे पढ़ने के बाद लोगों को समझ में आनी चाहिए एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। थर्ड पॉइंट लेते हैं, वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन रिलायबल भी रख दी और रिलेवेंट भी रख दी, लेकिन अगर वो किसी के समझ के बाहर होगी तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए इट शुड बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन। जो भी उसे यूज़ कर रहे हैं उन्हें सबको समझ में आना चाहिए। तो
वो इसी तरह से लिखी जानी चाहिए जिससे वो सबको समझ में आए। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ इन्फॉर्मेशन अकाउंटेंसी के साइंटिफिकली लिखे जाते हैं, उसका रीज़न यही है कि हर किसी को ये समझ में आ सके, इसलिए इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, वो ज़रूरी है। कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कंपेरेबल, इट शुड बी कंपेरेबल बिटवीन टू फर्म। कंपेरेबिलिटी इसलिए होना चाहिए कि भाई आप पिछले साल से कितना आगे बढ़े हो या अगले साल कितना बढ़ सकते हो, वो जानने के लिए। और एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया था कि आप अपने कॉम्पिटिटर से भी कंपेयर करना चाहते हो कि वो आगे कितना आपसे आगे हैं या आप उनसे कितना आगे हैं और किस पेस पे आपको आगे बढ़ना है। इसलिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो एक बार मैं सिर्फ आपको बता दूं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटेंसी क्या है। रिलायबिलिटी, जो कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से इम्पॉर्टेंट है। तीसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार इसकी थ्योरी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी है और ये आपको लाइफ टाइम यूज़ आने वाले हैं। तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा स्लो जाऊँगा, आपको ना समझ में आए तो इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, फिर से देखिएगा। पहला है ट्रांजैक्शन, दूसरा है मॉनेटरी, तीसरा है कैश, क्रेडिट, नॉन मॉनेटरी, बार्टर। अब एक एक करके इसे समझते हैं। पहला है ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विस बिटवीन टू पर्सन और पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ। यानी क्या, जो भी ट्रांजैक्शन एक दूसरे में लेन देन, जो भी एक दूसरे को लेन देन की जाती है उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन गुड्स यानी आपके कुछ मटेरियल का हो सकता है, या सर्विस यानी समझ लीजिए आप अगर वकील हैं तो आप कोई अपनी लॉयर सर्विस देते हो तो उसका भी हो सकता है। ये दोनों जब हम लेन देन करते हैं और उसके एवज में हम पैसे लेते हैं या देते हैं, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जैसे हमने देखा कि ऊपर हमने देखा ट्रांजैक्शन, लेकिन हमें ये जानना होगा अकाउंटिंग में हम सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन लेते हैं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यानी क्या है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जहाँ पे पैसे का लेन देन हो, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, उसे हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं। और हमने देखा कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं। आगे है कैश ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि मनु भाई ने कैश तुरंत पे कर दिया और वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, इसे कहते हैं कैश पेड रिसीव्ड इमीडिएटली, या वहीं पे वो ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गया। आगे है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमने वही कंटिन्यू किया था कि भाई मनु भाई जब पैसे ले जाना भूल गए तो उन्होंने माल तो ले लिया लेकिन पैसे बोला कि मैं 2 दिन बाद दूंगा। इसे कहते हैं हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिसमें हम रिसीवेबल के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट टर्म है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यानी क्या, डज नॉट इन्वॉल्व मनीज और मनीज वर्थ, यानी यहाँ पे हम पैसे का लेन देन नहीं करते। इसका एक एग्जांपल ये बोल सकते हो कि आपने समझ लीजिए आम के बदले सामने वाले से एप्पल ले लिया, तो ये हो गया नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। इसमें हम कोई बुक्स में कोई रिकॉर्ड नहीं करते, ये दोस्तों के बीच में होने वाला ट्रांजैक्शन भी आप कह सकते हो। बार्टर एक्सचेंज, जैसे ऊपर वाले ट्रांजैक्शन को मैं कंटिन्यू करता हूँ कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कैन बी बार्टर एक्सचेंज, यानी आम के बदले सेव। आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं टर्म्स इन अकाउंटिंग। कुछ अकाउंटिंग के टर्म्स हमें जानने ज़रूरी है। फर्स्ट है एंट्री, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन अ प्रॉपर फॉर्म और मेथड। जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसे हम एंट्री कहते हैं। उसके लिए, उस एंट्री को समझने के लिए हम लिखते हैं नरेशन, जो कि उसका नेक्स्ट पार्ट है। नरेशन में हम क्या लिखते हैं, जो भी आपने एंट्री की है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, ताकि पढ़ने वाले को उसे समझ में आसानी हो। और जनरली वो वर्ड नरेशन हम स्टार्ट करते हैं बीइंग या फॉर से। इसमें एक और टर्म समझना ज़रूरी है, गुड्स। गुड्स यानी क्या, बिजनेस की भाषा में हम गुड्स को, आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उसे हम गुड्स कहते हैं। आर्टिकल्स, अगर आप किताबों के व्यापारी हैं तो आपकी किताबें आपके लिए गुड्स होगी, तो आप अपने बुक्स में उसे गुड्स कहोगे, ना कि किताबें। ये देखिए हमने कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमारे रेगुलर काम में आने वाले थी है। आगे का टर्मिनोलॉजी भी हम देखने वाले हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में, चलिए देखते हैं। ये एक सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इसे अभी समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस हम इसमें कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं, जो जहाँ पे बैलेंस शीट में जो चीज़ें जहाँ लिखी जाती है उस हिसाब से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या होता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एक साइड होती है लायबिलिटी
और उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहला है उसमें कैपिटल। कैपिटल यानी क्या? क्या इसका अगर हम मैथमेटिकल फार्मूला देखें तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। बट इसे सरल शब्दों में हम समझना चाहें तो ये अमाउंट जो भी बिजनेसमैन अमाउंट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। समझिए मन्नू भाई ने एक किराने की दुकान खोली और उसने उसमें 10 लाख रुपए का सामान खरीदा, मटेरियल खरीदा, कुछ किराने का सामान खरीदा, तो उनका बिजनेस कैपिटल हो गया 10 लाख रुपए। उनके लिए ये अमाउंट कैपिटल हो गया। और कैपिटल जब भी वो बिज़नेस बंद करेंगे तो उनको एटलीस्ट 10 लाख रुपए तो मिलने चाहिए, क्योंकि आपने उन्होंने 10 लाख का माल खरीदा और वो बेच देंगे अगर, तो 10 लाख मिलने चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कैपिटल इज़ अ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन हिज बिजनेस, एंड कैपिटल इट शुड बी द लोन टू द बिजनेस। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट कंसेप्ट है उसमें ड्राइंग्स। अब मनु भाई ने साल भर बिजनेस चलाया और बिजनेस कमाने के बाद समझिए उन्होंने 4 लाख रुपए कमाए। तो 4 लाख उनके कैपिटल में पहले ऐड हो जाएंगे। अब 4 लाख से उन्होंने सोचा कि भाई घर खर्चे के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो उन्होंने 2 लाख रुपए निकाल लिए। 2 लाख अपने घर खर्चे के लिए, चाहे अपने बच्चों की फ़ी भरने के लिए निकाल लिया। तो ये जो 2 लाख रुपए जो उन्होंने बिजनेस से बाहर निकाला और अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल किया, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे जान लीजिए अच्छे से कि ड्राइंग क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यानी क्या? समझ लीजिए आपने कुछ माल उधार पे ख़रीदा और आपने जिससे ख़रीदा उसे कहा भाई मैं ये माल तो ले जा रहा हूँ लेकिन इसका पैसा मैं 1 महीने बाद दूंगा। तो ये उस पार्टी को आपको उस माल के एवज में पैसे देने हैं। जितने पैसे आप उनको देने वाले हैं वो अमाउंट आप क्रेडिटर बोल के अपने बुक्स में लिखते हो, और वही आदमी के लिए आप डेटर होते हो। मैं आपको बताऊंगा डेटर का मतलब क्या होता है। आया समझ में कि नॉर्मली बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम होते हैं लाइबिलिटी साइड में। अब हम देखते हैं उसका अपोजिट साइड जो कि है एसेट। एसेट्स का मूल अर्थ यानी आपकी प्रॉपर्टीज़। अब देखते हैं इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज। पहला है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट यानी क्या? जो परमानेंट एसेट आपने अपने बिजनेस के लिए ख़रीदा है। समझिए मन्नू भाई ने जब अपनी बिजनेस डाला किराने का, तो उन्होंने एक दुकान खरीद लिया 3 लाख में, समझ लीजिए खरीद लिया। तो 3 लाख वो दुकान तो अभी उनके लिए लाइफ टाइम यूजेबल है, जब तक वो दुकान है तब तक वो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो उनके लिए फिक्स एसेट हो गई, यानी उनकी फिक्स प्रॉपर्टी। वो उनको अपने फिक्स प्रॉपर्टी में या फिक्स एसेट में लिखेंगे एज अ शॉप 3 लाख रुपए। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल यानी क्या? ऐसे तो इसका कोई मोल नहीं होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गुडविल क्रिएट करने के लिए हो सकता है आपकी दुकान कोई अच्छे पोजीशन पे हो तो उसकी वजह से गुडविल हो सकता है, या आपकी रेपुटेशन मार्केट में इतनी अच्छी है कि आपके नाम से लोग आपके पास आते हैं, या आप प्रोडक्ट जो बेचते हैं उसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त होती है कि उसकी वजह से लोग आपके पास आते हो। अगर हम इसे गुडविल को थोड़ा कंसेप्ट में समझना चाहें तो ये हम इस तरह से कह सकते हैं कि गुडविल कैन बी एक्स्ट्रा क्वालिटी इन अ बिजनेस, जिससे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है और आपके कॉम्पिटिटर के ऊपर आप उसे ओवरराइड कर सकते हो। It may arise from certain attributes such as favorable location, ability and skill of its employee, management, quality in its product, service, customer and satisfaction. Goodwill may be described as an aggregation of intangible attributes of business which contribute to its superior earning capacity over normal return of investment. यानी आप अपने कॉम्पिटिटर से कुछ अच्छा कमा सकते हो। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि सोनी वॉज अ वेरी गुड कंपनी। लोग देखते नहीं थे कि प्रोडक्ट महंगी है सस्ती, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट सोनी कंपनी की है तो वो उसे तुरंत खरीद लेते थे। क्यों? वो जानते थे कि सोनी की प्रोडक्ट इज़ अ गुड क्वालिटी, तो वो उनका गुडविल था। अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट, नाम फिक्टिशियस है, इसका मतलब ही ऐसा है कि वो एक्चुअल में कुछ एसेट नहीं है, बट हम उसे कुछ रीज़न से इधर लिखते हैं। फिक्टिशियस एसेट यानी क्या? समझ लीजिए आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, फिक्टिशियस एसेट आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है एडवर्टाइजमेंट का 4 साल के लिए।
आपने उसका पूरा पैसा एक ही साल में दे दिया, वो दिखने में तो लगता है कि भाई ये तो एक ही साल का खर्चा है, लेकिन आप उसका बेनिफिट 4 साल तक लेने वाले हो। तो वो एसेट्स जो कि आपको अभी इस साल में तो एक साल का खर्चा आपने बुक कर दिया, लेकिन आगे के 3 साल का जो आप बेनिफिट लेने वाले हो, वो अमाउंट फिक्टिशियस एसेट कंसिडर होती है और हम यहाँ पे उसे नोट डाउन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, करंट एसेट। करंट एसेट यानी क्या? हमने देखा फिक्स एसेट जो परमानेंट नेचर का होता है, करंट एसेट यानी जो एक ही साल में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो मनी में, यानी जिसके पैसे आपको एक ही साल के अंदर आ जाने वाले हैं, वो सारे आइटम हम उसमें लिख लेते हैं। उसका एक एग्जांपल बोल सकते हो आप, डेटर्स। हमने देखा था कि मनु भाई ने जब लोन पे माल लाया था तो उन्होंने जिसको पैसा देना है उसने क्रेडिटर लिखा था, लेकिन अगर कन्नू भाई से माल लाया था उन्होंने, तो कन्नू भाई की बुक्स में आप डेटर हो, यानी आप उनको पैसे देने वाले हो। वैसे ही अगर आपने अपना प्रोडक्ट किसी और को बेचा और उसने उसके पैसे अब तुरंत नहीं दिए और 1 महीने बाद देने वाला है, तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो एज अ डेटर। आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ अ सिमिलर टू फिक्स एसेट, यानी क्या? कुछ खर्चे जो बड़े अमाउंट के होते हैं और जिसका हम आगे के सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ लीजिए आपने कोई मशीनरी खरीदी और उसमें कोई पार्ट ख़राब हो गया, और वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था और बहुत महंगा पार्ट है। वो जब पार्ट आप खरीद के रिप्लेस करते हो तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि वो पार्ट आप अगले 10 सालों तक यूज़ करने वाले हो। सो दैट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ अ पार्ट ऑफ फिक्टिशियस एसेट। जो आप हमने एग्जांपल लिया था कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आप 4 साल तक एक साथ ही भर दे रहे हो और उसका आगे का इस्तेमाल करने वाले हो, तो जितना अमाउंट अनयूटिलाइज रह जाता है उतना अमाउंट हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख लेते हैं। अदर करंट एसेट नेक्स्ट कंसेप्ट है। अदर करंट एसेट यानी क्या? अब इसमें से जो कुछ ऊपर के रह गए प्रोडक्ट्स और कुछ बाकी है तो वो हम अदर करंट एसेट में ले लेते हैं। उसके एग्जाम्पल हम आपको आगे बताएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखते हैं कुछ आइटम जो बैलेंस शीट में तो नहीं आते बट उसका हमें जानना ज़रूरी है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी यानी क्या? ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर या लायबिलिटी है जिसकी ऑकरेंस तुरंत तो नहीं होगी, लेकिन अगर वो चीज़ें करनी पड़ी हमें तो हमें उसका इम्पैक्ट आ सकता है अपने बिजनेस में। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं पहले समझा दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। समझ लीजिए आपने दुकान खरीदी थी, वो लिटिगेशन में चली गई। कोई कहता है कि ये मेरी दुकान है और आप कहते हो वो आपकी दुकान है, लेकिन अब ये आसान तो नहीं है, आप मारपीट करके तो उसे सुलझा नहीं सकते। उसके लिए आपने समझो कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दिया, और पिटीशन फाइल करने के बाद आप जानते हो कि रिज़ल्ट तो हमें तुरंत मिलता नहीं है, उसके लिए हमें 4-5 साल तक का भी वेट करना पड़ सकता है। तो आपके लिए ये एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो जाती है। समझ लीजिए अगर ये फेवर में आपके नहीं आता तो आपकी दुकान जा सकती है। तो ये जो नुकसान जो होगा उसे हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी लिखते हैं, और ये जब तक रियलाइज़ नहीं होता तब तक हम हमारे बुक्स में नहीं लेते, बस उसे नोट के तौर पे हम दिखाते रहते हैं। तो जानना ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया था एनुअल रिपोर्ट आप लेके आओगे तो उसमें आप ढूंढिएगा ज़रूर कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या है कंपनी की। और ये बता दूँ आपको, इसकी वजह से बिज़नेस का एग्जिस्टेंस भी बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो इसके ऊपर ध्यान देना हमें ज़रूरी है। दूसरा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, नेटवर्थ। नेटवर्थ यानी क्या? ओनर्स इक्विटी या कैपिटल। अभी इस बैलेंस शीट में आप देख सकते हो कि हमने लायबिलिटी साइड लिखी, एसेट साइड लिखी। अगर हम अपना एसेट साइड का टोटल अपने लायबिलिटी में जो भी आइटम लिखे हुए हैं कैपिटल को छोड़ के वो निकालें तो हमें कैपिटल अमाउंट मिल जाती है या नेटवर्थ मिल जाता है। यानी आपका पैसा कितना लगाया है आपने बिजनेस में वो जानने के लिए नेटवर्थ निकालना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके लिए आगे लेके आएंगे ताकि आपको और आसानी से समझ में आ सके। अब बढ़ते हैं दूसरे टर्मिनोलॉजी की तरफ जो कि इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। पहला है प्रॉफिट और लॉस। हमने सुना होगा कि अरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट यानी क्या?
आपने माल 100 रुपये में लाया और 200 रुपये में बेच दिया और आपका प्रॉफिट हो गया 100 रुपीज़। यानी क्या, करंट आपकी जो परचेज प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से कम है, यानी आपने सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस किया तो जो अमाउंट आपकी पॉजिटिव आई उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। आया समझ में प्रॉफिट क्या होता है? अब समझते हैं लॉस। लॉस यानी क्या, अगर यही एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करूं, आपने माल लाया 100 रुपये में और किसी कारण से आपको उसे 80 रुपये में बेचना पड़ा, तो अब इस केस में क्या हुआ, आपका सेलिंग प्राइस जो है आपकी परचेज प्राइस से कम हो गई। यानी अगर आप सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे आपके परचेज प्राइस से और वो नेगेटिव में आती है, यानी 20 रुपीज़ माइनस, तो वो आपका लॉस हो गया। एकदम आसान था कंसेप्ट समझना। चलिए देखते हैं दूसरा कंसेप्ट, इनकम। इनकम क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकम यानी जो भी आप समझिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके ऊपर से आने वाले रिटर्न्स को आप इनकम कहते हैं। समझ लीजिए आपने एक फिक्स डिपॉजिट बनाया है आपके बैंक में और उसका इंटरेस्ट आता है 6% पर ईयर, तो जो इंटरेस्ट आने वाला है वो आपका इनकम कंसिडर होगा। या आपने कोई कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और वो कंपनी आपको शेयर्स के एवज में डिविडेंड दे रही है साल भर साल, तो वो डिविडेंड आपका इनकम कंसिडर होगा। अब देखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू आपके नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो भी आपको इनकम आता है या पैसा आता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। आप अगर किराने के, जैसे मनु भाई किराने के व्यापारी थे, उन्होंने अगर किराना बेचा और उसमें से जो पैसा आएगा उसे वो रेवेन्यू ट्रीट करेंगे, ना कि इनकम। लेकिन मनु भाई को अगर इनकम, इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा तो वो उसे इनकम कहेंगे। समझ में आया डिफरेंस इनकम और रेवेन्यू का? अब देखते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी क्या? एक्सपेंडिचर यानी जो भी आपके रोज़मर्रा में बिजनेस में खर्चा होने वाला एक्सपेंडिचर। यानी मनु भाई ने अगर एक एम्प्लॉय रख रखा है उनके माल बेचने को, तो उसकी सैलरी उनके लिए एक्सपेंडिचर होगी। उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो वो भरने वाले हैं वो दुकान चलाने के लिए, वो उनके लिए एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा। तो आया समझ में एक्सपेंडिचर यानी क्या? अब देखते हैं आगे का कुछ टर्मिनोलॉजी। पहला है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन हमें जानना ज़रूरी है। ट्रेड डिस्काउंट आपको नॉर्मली वाउचर या आपको ब्रोशर पे मिलेगा कि आपने 1000 रुपये का माल खरीदा तो आपको 5 रुपये का 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कई बार शॉपिंग मॉल में जाते होंगे और आप देखते होंगे कि अरे परचेज एट 999 एंड पे ₹500 ओनली। ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। इसकी कोई भी बुक्स में एंट्री नहीं होती, बट हमें कितना मुनाफा हो रहा है ये हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है, इसलिए हमें ये देखना ज़रूरी है। अब देखते हैं दूसरा कंसेप्ट, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ये हमारे बुक्स में रिकॉर्ड होता है और इसका हम इनकम है या एक्सपेंडिचर वो उसके बारे में बताता हूँ। कैश डिस्काउंट यानी क्या, आपने समझ लीजिए माल खरीदा 1000 रुपये का और आप उनसे कहते हो कि भाई मुझे 2 दिन बाद पैसे देने हैं, तो उस दुकानदार ने आपको ऑफ़र रखी, अगर आप कैश तुरंत पे कर दोगे 1000 रुपीज़ तो मैं आपको 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दूंगा। अब आपको भरने होंगे 980। अगर आप आज भरोगे तो 980 भरना है, लेकिन आप 2 दिन बाद भरोगे तो आपको पूरे 1000 रुपये भरना है। तो आपने क्या सोचा, अरे 20 रुपये का फ़ायदा 2 दिन में होता है तो क्यों ना हम आज की आज भर दें। तो जब ऐसी कुछ चीज़ें ऑफ़र होती है तो उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। यानी बिल बनने के बाद आपने जो भी डिस्काउंट लिया उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। कैश डिस्काउंट आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, यानी आपको 20 रुपये का मुनाफा हुआ और आप जिनसे आपने आप माल खरीदा उनके लिए वो खर्चा हुआ, वो अपने P&L में एक्सपेंडिचर बोल के बुक करने वाले हैं। चलिए देखते हैं दूसरा कंसेप्ट जो कि है बैड डेट्स। बैड डेट्स यानी क्या, हमने देखा था डेटर्स जिनको आपने माल उधारी पे दिया है और वो आपको पैसे देने वाले हैं। समझ लीजिए कुछ डेटर में से आपके एक डेटर ने पैसे आपके डुबा दिए और वो कहीं गायब हो गया, तो वो आपके लिए पैसे, डूबे हुए जो पैसे होते हैं उसे हम बैड डेट्स कहते हैं। ये आपके खर्चे में बुक होते हैं और आपके P&L में डेबिट होते हैं। अब देखते हैं दूसरा कंसेप्ट जो कि है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी वो इंसान जिसका पेइंग कैपेसिटी उसके लोन से ज़्यादा है। यानी आपने 50,000 का लोन ले रखा है, लेकिन आपके पास आपके अकाउंट में 60,000 रुपये है,
तो इसका मतलब क्या, आप सॉल्वेंट है, आप अपनी सारी लाइबिलिटी भरने के बाद आपके पास कुछ बकाया रह जाता है, इसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन इस सॉल्वेंट, अगर वो इंसान भी सॉल्वेंट कहा जाएगा जिसकी लाइबिलिटी भी मैच करने की कैपेसिटी हो, यानी 50,000 का लोन लिया और 50,000 ही बैंक में पड़े हैं, तो यानी आप पूरा पूरा पैसा भर सकते हो, यानी आप सॉल्वेंट हो। अब देखते हैं इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट यानी कौन? इनसॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट का अपोजिट। जो इंसान अपनी लाइबिलिटी पे नहीं कर सकता उसे हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। यानी आपने लोन तो लिया था 50,000 रुपये, या समझ लीजिए मनु भाई ने लोन लिया था 50,000 रुपये और उनके अकाउंट में पैसे हैं सिर्फ 40,000 रुपये, यानी वो अपना पूरा लोन भर नहीं सकते। इसका मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गए। आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन इंसॉल्वेंट हो गए और अपना दिवालिया निकाल के फ़ौरन भाग गए। ये उसी के एग्जाम्पल है, इंसॉल्वेंट यानी जिनका दिवालिया निकल जाता है। अब हमें देखना है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे आपको, नॉर्मली पढ़ने में आएंगे, जो कि होंगे एक प्रॉफिट मेकिंग यानी ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग यानी नाम से ही आपको कंफर्म हो रहा है कि जो बिज़नेस प्रॉफिट मोटिव से आगे बढ़ती है या प्रॉफिट के लिए चलाई जाती है, उसे हम प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे हमने देखा था कि मनु भाई ने जो किराने की दुकान खोली थी वो प्रॉफिट मोटिव से खोली थी और उन्हें प्रॉफिट भी हुआ था उसमें। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या, जो लोगों की सेवा के लिए बनाई जाती है, जिनका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं होता है बल्कि लोगों तक कुछ हेल्प प्रोवाइड करनी होती है या कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाना होता है। तो आपने एनजीओज़ के नाम सुने होंगे, ट्रस्ट के नाम सुने होंगे, बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट के नाम सुने होंगे। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये चैरिटेबल पर्पज़ के लिए भी हो सकती है, या फिर कुछ स्पोर्ट्स कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए भी हो सकती है, या फिर कोई प्रोफेशन के लिए हो, या साइंस या आर्ट को डेवलप करने के लिए हो। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक राउंड करवा देता हूँ कि क्या क्या हमने इसमें लिया आज के इस प्रैक्टिकल या इस थ्योरी सब्जेक्ट में हमने क्या क्या लिया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला था हमने डिफरेंस लिया बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। दूसरा हमने लिया कि भाई अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे, उसमें हमने देखा रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। उसके आगे हमने देखे काफ़ी टर्मिनोलॉजी जो हमारे अकाउंट्स में यूज़ होने वाले हैं, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, कैश, नॉन कैश, लाइबिलिटी, एसेट्स, और उसके पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स देखे। फिर हमने देखा प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, और हमने देखा अभी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आगे की लेक्चर में हम लेने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दोस्तों ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको आगे के एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। दोस्तों मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप अपना ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आगे के वीडियो आते रहें। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।